तो आप सभी का काफी डिमांड रहेगी सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों। आपने 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट का चयन किए हैं और अच्छी तरह से आप पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन मेरे भाई आप ज्यादा समय इकोनॉमिक्स पे दिया कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज ही पूरी अलग है ऑल सब्जेक्ट से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो क्रॉस करते हैं ना भाई, जो बोलते हैं ना भाई फेल करते हैं, वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ही है। याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन को समझने के बाद आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे कि मैं अपने लैंग्वेज में लिख दूं, नहीं, आपको अर्थमेटिक, जैसे मेरे दोस्तों मैथमेटिक्स में बोलते हैं ना अर्थमेटिक, इसी तरह से हमारा इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्री के द्वारा इस तरह से परिभाषा आपको देना होगा। इसलिए जब भी आप लोग उत्तर लिखे अपने भाषा का प्रयोग जरूर करें। मेरे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लेन देन, बोलते हैं ना भाई तुम दो मैं दूंगा, तो लेन देन, इस लेन देन को इकोनॉमिक्स की भाषा में विनिमय कहते हैं। तो आपको वहां पे बोलना होगा कि विनिमय के माध्यम से, तो इस तरह से शब्द का प्रयोग करना होगा, तब जाके आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगी। अभी भी समय है, बेटर तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए नहीं है, वो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास हो या मेरे भाई इंग्लिश का स्पेशल क्लास हो, और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से खास करके वो क्रैश कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। क्रैश कोर्स को क्या करेंगे मेरे शेरनियो, एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। चलिए मेरे भाई, हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इसके बाद मैं एक और लैंग्वेज लेकर आने वाला हूं आप लोगों का, जो नंबरिकल क्वेश्चन है। जो नंबरिकल क्वेश्चन है वो नंबरिकल क्वेश्चन से भी, क्योंकि 7-8 मार्क्स का नंबरिकल यानी मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसके लिए तैयार है तो आप लोग जरूर बताइएगा। सुनिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आएगा आपके पेपर में, 1-2 मार्क्स का नहीं, 5 मार्क्स का आएगा। पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, पहला। दूसरा क्वेश्चन है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या क्या क्वालिटी है, इसके बारे में हम सभी को डिस्कस करना है मस्त तरीके से। ऐसे समझाऊंगा कि क्लास खत्म भी हो जाएगी ना, फिर भी हम नहीं भूलेंगे भाई। सुनिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार की वह स्थिति है जहां पे बहुत सारे क्रेता हो, क्रेता का मतलब खरीदने वाला, और बहुत सारे विक्रेता हो, विक्रेता का मतलब बेचने वाला। जहां पे बाजार की वह दशा, बाजार की वह स्थिति जहां पे बहुत सारे खरीदने वाले हो, जहां पे बहुत सारे बेचने वाले हो, इससे हम लोग कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक क्वालिटी और आती है इसमें, कि इसमें जो फॉर्म होती है ना भाई, बाजार में आवागमन करने के लिए, या तो आप सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं या आप सामान को बेचने के लिए आ रहे हैं, उस स्थिति में आपको कोई भी बाजार में प्रवेश करते समय कोई भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप बिना में पैसा का आवागमन कर सकते हैं, सामान को खरीद बिक्री आसानी से कर सकते हैं, पहला। दूसरी क्वालिटी यहाँ पे ये तैयार होती है मेरे शेरनियों, कि जो सामान का प्राइस होगी, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, ये मेरा माइक है भाई, ये मेरा क्या है भाई, याद रखिए मेरा माइक है। ये माइक का अगर दाम मेरे दुकान पे अगर मान के चलिए 50,000 रुपया है, तो इस मार्केट के जितने सारे दुकान है, सारे दुकान में इस माइक का दाम 50,000 ही होगा, ना ही 52,000 और ना ही 48,000, ना 50,000 से ज्यादा और ना 50,000 से कम। बात को समझ पाए? ये हमारा दूसरा क्वालिटी था, याद रखिएगा मेरे भाई। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसे क्या कहते हैं मेरे शेरनियों, इसे कहते हैं हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक, आइए बात करते हैं सर क्वेश्चन पे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता तथा विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है। अनेक क्रेता हो, अनेक विक्रेता हो, एक समान वस्तुओं का उत्पादन होता है, और एक ही समान, एक ही प्रकार के सामान का उत्पादन होगी। अगर सब मैं माइक बेच रहा हूं तो इस बाजार में जितने सारे दुकानदार है सब कोई माइक ही बेचेगा। अगर मैं कलम बेच रहा हूं, याद रखिए जो मैं कलम बेच रहा हूं, ये कलम अगर मैं बेच रहा हूं तो इस मार्केट में जितने सारे दुकानदार है सब कलम ही बेचेंगे, एक ही प्रकार के सामान का उत्पादन होंगे। अगर मैं आलू बेच रहा हूं तो सब कोई आलू ही बेचेंगे, ठीक है। उत्पादन होती है, सामान उत्पादन होता है। इस बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित है। अगर मेरे दुकान में 20 रुपए किलो आलू है तो मार्केट के सारे दुकानदारों के पास आलू की कीमत 20 रुपया होगी,
ना तो 18 रुपया ना ही 22 रुपया। मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। ये तो परिभाषा है भाई। क्वालिटी पे आइए सर, बात करते हैं क्वालिटी। अगर समझ में आ रही है ना मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ताकत मिलती है और मैं और एक्टिव होता हूं आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए। ये तो इंटरनल एग्जाम है भाई, मतलब ये तो हमारा प्री बोर्ड है, सबसे मेन परीक्षा तो हमारा फाइनल एग्जाम है भाई। तबड़तोड़ तरीके से बताऊंगा भाई, याद रखिएगा हमारा ऑनलाइन क्लास में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता की बात करूं तो क्रेता और विक्रेता की संख्या अत्यधिक, उसके बाद डैश देके लिखना है भाई। क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, याद रखिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ही अधिक होती है, मैंने अभी जस्ट बताया, जिसके कारण कोई भी क्रेता तथा विक्रेता बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होने के कारण यह है सर कि आप किसी भी कीमत को ना प्रभावित नहीं कर सकते, इफेक्टेड नहीं पहुंचा सकते। मेरे पास 30 रुपया दाम है इस पेन का, तो सभी दुकान में 30 होगा, आप 32 रुपया और 28 रुपया नहीं कर सकते हैं। पहला क्वालिटी। दूसरा, समरूप वस्तु, एक समान वस्तु बेची जाएगी। कितने समान भाई? एक समान वस्तु बेची जाएगी। इस बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाले वस्तु की इकाई समरूप होती है। सब कलम बेच रहा है तो सब कलम ही बेचेगा, सब गधा बेच रहा है तो सब गधा ही बेचेगा। समझ में आ रही है ना? फार्मों स्वतंत्र रूप से प्रवेश। अब ये पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं सर, पॉइंट नंबर 3 पे बात करिए। आइए सर, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और निकास। आप जाइए बाजार में खरीदने के लिए या आप जाइए बाजार में बेचने के लिए, कोई रोक टोक नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी नई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है। मैं जा रहा हूं कपड़ा बेचने के लिए, चलो रे कपड़ा बेचेंगे तो हम कपड़ा बेचेंगे। मेरा मन कर रहा है चलो रे मैं बिस्कुट बेचूंगा तो मैं बिस्किट बेचूंगा। समझ में आ रही ना? कोई रोक टोक नहीं है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी पुरानी फर्म, कोई भी पुराना फर्म जो है बहुत दिनों से बनाया हुआ वो फर्म उद्योग से बाजार जा सकते हैं। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के उद्योग में आने जाने के पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आओ सनम जाया सनम, आया गया आया सनम और गया सनम, सुने है ना? वही चीज यहाँ पे सर हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में जो आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है। ए मेरे शेरों शरणियों, थोड़ा सा सुनिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 1 मार्क्स का नहीं बल्कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगी। कितने भाई? याद रखिएगा 5 मार्क्स का छपेगी। कितने मार्क्स का मेरे शेरों शरणियों? ये 5 मार्क्स का छपेगी, इस बात को याद रखिएगा। आइए सर बात करते हैं अगला, औसत आगम। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अगर मैं बात करूं तो औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होती है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इक्वल होता है, इसको याद रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है, इसमें एवरेज रेवेन्यू अधिक होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, इसको भी याद रखिएगा, पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। जो वस्तु की कीमत है ना भाई वह सीमांत लागत के बराबर होगी। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, याद रखिएगा, ठीक है? तो वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट बात है सर, वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। यहाँ पे बराबर होगी और यहाँ पे अधिक होगा, इस बात को याद रखिएगा। दोनों पॉइंट को बहुत ही तगड़ा तरीके से सर समझ में आ गया है। बात करते हैं सर तीसरा पॉइंट में, जो हमारा एक अधिकार बाजार है ना मेरे भाई, याद रखिएगा, ये जो हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है ना ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, याद रखिएगा, ये दीर्घ काल के लिए होता है। दीर्घ ना लंबे समय के लिए है ना भाई, 10 12 15 20 साल के लिए। लघु समय के लिए, लघु समय का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, 5 घंटा 10 घंटा 2 दिन 4 दिन 1 महीना। तो दीर्घ काल में केवल स्थिर लागत दशा में उत्पादन संभव है। दीर्घ काल में इसमें बस याद रखना, इसको अपोजिट कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगी, ठीक है? दीर्घ काल में केवल सामान्य लाभ की दशा संभव है। और मेरे भाई ये हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहती है कि जितने लंबे समय तक हम अपने सामान को स्टॉक करके रखेंगे उतनी ज्यादा हमें प्रॉफिट होगी, समझ में आ रही है ना? लेकिन इसी चीज को अगर मैं बात करूं हमारे एकाधिकार बाजार में, तो मेरे शेरों शेरनियों इसमें ठीक इसको ऑपोजिट, जितने लंबे समय तक रखेंगे उतने हमारे सामान की लॉस होगी। कैसे भाई? इसमें हम लोग खरीदेंगे सोना, जितना दिन तक रखेंगे उतना प्रॉफिट। इसमें खरीदेंगे सर आलू, क्योंकि ये कम समय के लिए भाई
है ना भाई। आलू खरीद के रखेंगे, जितना दिन तक रखेंगे उतना सड़ जाएगी, दाम घट जाएगा भाई। वही कह रहे हैं यहाँ पे, उत्पादन स्तर अधिक और कीमत कम होती है। इसमें उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जाता है और कीमत कम होती है। इसका ठीक ऑपोजिट यहाँ पे अब रिवर्स आप कर सकते हैं भाई, कीमत ऊंचाई और उत्पादन स्तर कम होती है भाई। इसमें आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से मेरे दोस्तों, ये है सर हमारा, एक बार आप लोग नजर दौड़ाइएगा तो मेरे शेर और शेर ने पूर्ण प्रतियोगिता और एक अधिकार बाजार में डिफरेंट, इस तरह से डिफरेंट आपको करना है, तभी जाकर मेरे शेर और शेरनियों आपको मिलेगी 5 मार्क्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा बड़ी शानदार तरीके से। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में 3 मार्क्स का। मुद्रास्फीति क्या है? क्या है मेरे शेर शेरनियों? मुद्रास्फीति क्या है? देखिए मेरे भाई, मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में होने वाले एक सामान्य बढ़ोतरी कहते हैं। मेरे भाई मान के चलिए अभी आलू हमारा 20 रुपए किलो, अभी है नहीं 32 रुपया है, तो 32 रुपए किलो है, ठीक है भाई। अब हो जाएगा कुछ दिन के बाद समय के अनुसार ये कितना हो जाएगा सर मेरे भाई? 40 रुपया हो जाएगी। तो ये समय के अनुसार बदल रही है, समय जैसे जैसे बीतता चला जा रहा है, याद रखेगा वैसे वैसे। एग्जाम्पल में बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, आलू की कीमत अगर 40 रुपए है तो समय के अनुसार बढ़ रही है। थोड़ा सा नजर दौड़ाइएगा इस ग्राफ में, ग्राफ को समझिए मेरे भाई, फिर आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी पैराग्राफ को। जैसे मान के चलिए 2020 में आलू की कीमत कितना था मेरे भाई? एग्जाम्पल में दे रहा हूं, आलू की कीमत था 200 रुपये, सॉरी 20 रुपये, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ठीक है 20 रुपया। फिर 2022 आया, 2 साल बाद डाटा ले रहा हूं, 25 रुपया हो गया, ठीक है। फिर 2024 आया, याद रखेगा मेरे भाई 2024 आई, इस 24 में मेरा आलू की कीमत हो गया 30 रुपया, ठीक है भाई। कितना हो गया भाई? 30 रुपया हो गया। कितना रुपया? पहले हमारा 20 रुपया थी, फिर हमारा 25 रुपया हुआ, फिर हमारा क्या हो गया? 30 रुपया। तो इस तरह से सर हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा जो है मेरे दोस्तों क्या हो रही है? हमारा दाम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है। समय के अनुसार प्राइस का बढ़ना स्फीति कहलाता है, याद रखिएगा, इन्फ्लेशन कहलाता है। वही कह रहे हैं कि मुद्रा या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में होने वाले एक सामान्य बढ़ोतरी को कहते हैं। यानी जैसे जैसे हमारा समय बढ़ रही है, जैसे जैसे समय बीतते चला जा रहा है, उसकी कीमत और बढ़ती जा रही है। ये हमें अक्सर मेरे दोस्तों मुझे देखने को मिलता है, कहाँ पे जो मार्केटिंग करते हैं ना भाई, क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन मार्केटिंग का जो काम करते हैं, उनको अच्छी तरह से बात को समझ में आता होगा कैसे ग्राफ आगे नीचे होती है। जब सामान्य मूल्य बढ़ती है तो मुद्रा की हर इकाई की क्रय शक्ति घटने लगती है। अब मेरे दोस्तों ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पेपर में आपका क्वेश्चन 100% आएगी। जब यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे, जब वो सामान्य मूल्य बढ़ती है भाई, जब सामान की मूल्य बढ़ जाती है भाई, देखिए मेरे भाई, अब मेरे पास एग्जांपल में दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल में दे रहा हूं। मेरे पास था पैसा, मान के चले मेरे दोस्तों, मेरे पास था 150 रुपया पैसा। कितना? 2020 में मेरे पास 150 रुपया पैसा था, तो 150 रुपया में हम कितना किलो आलू खरीदेंगे? तो मेरे शेर सुनिए, लगभग मैं आलू खरीदूंगा सर 7.5 किलो। कितना भाई? 7.5 kg में आलू खरीदूंगा। मेरे पास अभी भी 150 रुपया ही है, मेरा इनकम में कोई भी वृद्धि नहीं हुआ। अब 25 रुपया किलो हो गया, तो मैं आलू कितना खरीदूंगा? 6 किलो। मेरे पास अभी भी 150 रुपया ही है और आलू की कीमत हो गया 30 रुपया, तो मेरे दोस्तों हम आलू कितना खरीदेंगे? 5 किलो। कितना भाई? 5 किलो। पैसा वही है, पैसा वही है, लेकिन हमारी क्रय शक्ति घट जा रही है भाई। सामान जो है ना भाई, सामान की दाम बढ़ने से, कोई भी वस्तु की दाम बढ़ने से मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है ना, वो घट जाता है। कोई भी सामान की, कोई भी वस्तु की दाम बढ़ने से, मैं क्या बोल रहा सुनिए, कोई भी वस्तु की दाम बढ़ने से उसकी क्रय शक्ति पूरी घट जाती है। उसकी क्या होती है मेरे भाई? क्रय शक्ति पूरी तरह से घट जाती है। मेरे बात को समझ पा रहे हैं ना? वही यहां पे कह रहा है, जब मेरे पास 20 रुपए किलो था, हम 7.5 किलो आलू खरीद रहे थे। जैसे आलू के दाम 25 रुपया हुआ, मेरा घट गया 6 किलो। जैसे 30 रुपया हुआ, मेरे पास हो गया 5 किलो। इस तरह पैसा तो मेरा 150 ही है, लेकिन मेरे दोस्तों वस्तु के दाम बढ़ने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। यहाँ पे डेफिनेशन में यही चीजें आपसे कह रहा था कि जब सामान्य मूल्य बढ़ती है तब मुद्रा की हर इकाई की क्रय शक्ति घटने लगती है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि, बहुत सारे अर्थशास्त्री का मानना है कि आवश्यकता से अधिक मुद्रा छपने से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि जितना मुद्रा की आवश्यकता है देश में, उतना ही मुद्रा को छापा जाए। अन्यथा अगर मुद्रा की मात्रा का पूरी भरपूर मात्रा में छाप दिया जाए तो फिर मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति से विपरीत आपसित होती है। इससे हम समय के साथ साथ
और वस्तुओं की कीमत में गिरने लगती है। जो मैंने आप लोगों को ग्राफ बताया है बाबू, ये ग्राफ को पहले एक बार नजर में दौड़ाइए, माइंड में घुसाइए, तो लिखने में मजा कुछ और ही आएगी। अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर समझ में आ रही है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मैं इसके बाद और एक लेक्चर आने वाला हूं सब्जेक्टिव का, ठीक है। अगला सर, राष्ट्रीय आय क्या है? बात करते हैं मेरे शेरों शेरनियों कि राष्ट्रीय आय क्या है। दादा रे, राष्ट्रीय आय ककरा कहल जाए? नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय क्या है? किसी देश या राष्ट्र में एक वर्ष के अंतर्गत, अब सभी को पता है मेरे भाई, 1 अप्रैल को हमारा बजट पेश होती है। कितना भाई? 1 अप्रैल को हमारा बजट पेश होती है और खत्म होता है हमारा 31 मार्च को। अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च की मैं डाटा को लूं तो पूरा 1 साल हो रहा है। इस 1 साल के बीच में सरकार ने कितना इन्वेस्ट किया, सरकार की कितना प्रॉफिट हुई, सरकार ने कितना इन्वेस्ट किया, सरकार की कितना प्रॉफिट हुई, इन सब सारे चीजों का लेखा जोखा कोई हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों नेशनल इनकम। समझ में आई मेरी बात को? यानी किसी देश या राष्ट्र में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय कहते हैं भाई। या देश की कुल जनसंख्या द्वारा अर्जित राशि राष्ट्रीय कहलाता है। या तो मेरे भाई कि देश में कुल कितना रुपया मुद्रा अर्जित किया गया है, कितना रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, कोई भी फैक्ट्री ओपन किए, ओपन करने के बाद फैक्ट्री में मैं लगाया 5 लाख रुपया। अब 1 साल के बाद जब मैं फैक्ट्री का लेखा जोखा कर रहा हूं, चलो रे भाई 1 साल हो गया, देखता हूं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस होगी तो बंद कर देंगे। तो मेरे दोस्तों जब हमारा लेखा जोखा हो रही है ना, तो 5 लाख रुपया देख रहा हूं, हिसाब करने से 6 लाख हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 1 लाख कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट हुई है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। उम्मीद करता हूं मेरे भाई ये समझ में आ गई होगी। इसी समय हमारा दादा भाई नौरोजी आते हैं और कहते हैं 1960 के दशक में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, यह पुस्तक है किनका? दादा भाई नौरोजी में। देश की कुल आय 340 करोड़ प्रति व्यक्ति आय के वार्षिक में बताया गया था। यह हमारा दादा भाई नौरोजी का मानना था। आइए सर, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? मेरे शेरों शेरनियों, ये जो हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा। कितने मार्क्स का? याद रखिएगा, 5 मार्क्स का। वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन कहता है। सबसे पहले बात करते हैं सर वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। थोड़ा सा वीडियो की स्किप कर रहे हैं ना, वीडियो की स्किप कर रहे कीजिए, मजे से कीजिए, समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहला बात करते हैं सर कि वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या। मेरे दोस्तों आज हमारे पास पैसा है, माइक का दाम कितना है भाई? मैं दुकानदार बोलेगा मैं इसका माइक का दाम है 3000, मैंने 3000 निकाला, मैंने उसको दिया, माइक मुझे दे दिया, मैं माइक लेकर घर आ गया। लेकिन एक जमाना था जब लोगों के पास पैसा नहीं था। आप लोग कुषाण वंश का काल सुने होंगे, मौर्य वंश का काल सुने होंगे, मुगल काल का नाम सुने होंगे, दिल्ली सल्तनत का नाम सुने होंगे, है ना भाई। इसी तरह से एक समय था जीवन में, हमारे जीवन में नहीं तो हमारे दादाजी के जीवन में भी नहीं था, उसके पहले दादाजी के जीवन में थे। यह था कि लोगों के पास पैसा नहीं होता था, लोगों के पास पैसा नहीं होता था। और मान के चलिए मेरे दोस्तों, लोग जो है ना खेती करते थे या कुछ भी काम करते थे। जैसे एग्जांपल में कह रहा हूं कि मैं हूं, याद रखिएगा, मेरा नाम है रहीम और एक का नाम है राम, ठीक है। और राम कर रहा है मेरे दोस्तों, उसके पास जो है ना बहुत सारे अनाज है, बहुत सारे अनाज है, और मेरे पास बहुत सारे बकरियां हैं, ठीक है। अब मेरा बेटी को लग गया है शादी और उनका भी बेटा का लग गया है शादी, ठीक है। अब तो उनके पास पैसा नहीं है, हमारे पास भी पैसा नहीं है कि हम अनाज खरीद सकूं, उनके पास भी पैसा नहीं है कि वो अनाज खरीद सके, सॉरी वो बकरी खरीद सके। तब मैं कहूंगा अरे राम, बोलेगा क्या हुआ रहीम? मैं कहूंगा राम पता है तुम्हारे भी लड़की का शादी है, मेरा भी लड़का का शादी है, तो फिर हम लोग खिलाएंगे क्या? तुम्हारे पास तो बहुत सारा चावल गेहूं वगैरह है, मेरे पास तो सिर्फ बकरी है। सुनो तुम मुझे ना 1 कुंटल गेहूं दे दो, सॉरी चावल दे दो। राम कहता है उसके बदले में क्या दोगे रहीम? मैंने कहा तुमको 3 को बकरी दे देता हूं, जाओ। तो वो ठीक है भाई, वो 1 कुंटल मुझे चावल दे दिए, मैं उसके बदले में क्या दे दिया? उसको 3 बकरी दे दिया, उसका भी काम पार हो गई, मेरा भी बेड़ा पार हो गया। तो इसको बोलते हैं सर विनिमय प्रणाली। समझ भाई, सामान के बदले सामान देना, इसमें कोई भी मापतोल नहीं होती थी, इसमें वजन नहीं होता था भाई, इसमें यहां जो है ना ओजन वेट नहीं होता था। सामान के बदले सामान देना ही हमारा कहलाता है विनिमय प्रणाली। आइए मुद्दे पे बात करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के बिना प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के बदले वस्तु लेन देन वस्तुओं विनिमय प्रणाली कहलाती है भाई। या इस प्रणाली में वस्तु और सेवाओं का विनिमय एक दूसरे के लिए किया जाता है। मेरे पास पैसा नहीं है, सामान है भाई,
तो वो सामान के बदले सामान देने लगा। जैसे कोई व्यक्ति आपने गेहूं देकर उससे 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 होगा उससे व्यक्ति से चावल प्राप्त कर लिया, हमने गेहूं दिया, अरे राम लो गेहूं, सुनो ना तुम्हारा चावल थोड़ा दोगे, तो चावल दे दिया मेरे भाई, वो भी खुश मैं भी खुश, है ना। अब आते हैं सर, ये जो सिस्टम था ना भाई, क्या वो सही था? क्या वो सिस्टम क्या सही था? वस्तु विनिमय प्रणाली पहले जमाने में, क्या वस्तु विनिमय प्रणाली का जो सिस्टम है क्या वह सही था? मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर क्यों नहीं, पॉइंट पे बात करते। आइए बात करता सर, पॉइंट टू पॉइंट बात करते सर, सॉरी पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं सर। देखिए मेरे भाई, पहला पॉइंट पे बात करते हैं, मूल्य संचयन का अभाव। मूल्यों का वस्तुओं के रूप में संचित करने में विभिन्न कठिनाई आती थी। बिल्कुल भाई, अनाज फल आदि को संचित स्टोर नहीं किया जा सकता है। उस समय मेरे दोस्तों हम अपने सामान को ना स्टोर करके नहीं रख सकते। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सब्जी ही उगा रहा हूं और राम जो है ना सिर्फ फल ही उगा रहे हैं, तो राम कहेगा अरे रहीम सुनो ना थोड़ा सा मुझे सब्जी दोगे, मैंने कहा दो फल दो। जब वो मैं सब्जी दे रहा हूं तो फल देंगे, तो मैंने खाने के बाद जो सामान बचा है मैं सोचूंगा स्टॉक के रूप में रखूंगा, तो स्टॉक के रूप में हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये सामान खराब हो जाएंगे। पहला कमी यही था वस्तु विनिमय प्रणाली का, समझ रहे बात को ना। आते हैं सर, इसलिए वस्तु के रूप में क्रय शक्ति का बचा कर रखना बहुत कठिन हो गया था। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का भाव, दो ऐसे व्यक्ति जिसके पास उपस्थित वस्तुओं का एक दूसरे को जरूरत हो उसे दोहरे संयोग कहते हैं, जिसका अभाव होता था। एग्जाम्पल मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल मैं अभी गेहूं का उत्पादन किया हूं, ठीक है, और वो चावल का उत्पादन किया है, तो मुझे आवश्यकता नहीं है चावल का, मैं गेहूं ही खा रहा हूं, लेकिन वो बेचारा जो हमारा राम है वो कहता है कि सुनो ना रहीम थोड़ा सा दे दो ना गेहूं, नहीं तो फिर मैं ना मर जाऊंगा, मेरा अंदर में शुगर का प्रेशर है, ऊपर से हम चावल खा नहीं सकता। मैंने कहा कि देखो मेरे पास तो चावल नहीं है, मैं चावल नहीं रखना पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में उसको बचाने के चक्कर में मुझे मजबूरी में लेना पड़ता था। अगर हमारे पास पैसा होती तो क्या मेरे दोस्त हम मार्केट से नहीं खरीद सकते, लेकिन उस समय पैसा नहीं थी, पैसा नहीं होने के कारण मजबूरन उनको देना पड़ता था मेरे सामान को। वही कह रहा है कि दो व्यक्ति जिनके पास उपस्थित वस्तुओं का एक दूसरे को जरूरत हो उसे दोहरे संयोग कहते हैं, जिसका अभाव रहता था। सामान्य मापदंड का अभाव, वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी कोई सामान्य इकाई नहीं है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को माप सके, जो वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को क्या कर सके मेरे शेरों माप सके। जो मापना ना, मुझे 5 किलो आलू चाहिए, मुझे 10 किलो आलू चाहिए, ये हम लोग माप नहीं सकते हैं। भविष्य में भुगतान करने की समस्या, आप स्टॉक करके नहीं रख सकते। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे कमजोरी यही थी कि आप स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं, भविष्य के लिए संचित रूप से आप नहीं रख सकते। इस प्रणाली में वस्तुओं का भविष्य में भुगतान करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती थी, मतलब आप स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं। जैसे मेरे पास 5 लाख रुपए, हम चलो बैंक में जमा कर देते, बाद में सामान खरीद लेंगे, लेकिन उस समय में आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं 5 कुंटल चावल दे दो मैं बाद में देख लूंगा, नहीं, उस समय चावल खराब हो जाएगी भाई, उस समय क्या हो जाएगी मेरे शेर चावल पूरी तरह से क्या हो जाएगी भाई, खराब हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों आप लोग एक बार जरूर बताएं कि जो मैं समझा रहा हूं वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। फिर अगर समझ में नहीं आया तो फिर बोल के कोई फायदा नहीं है। तो जैसा भी आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।